दोस्तों, अगर हम रात में सोते समय ज़रा सा भी डिसबैलेंस हो जाते हैं तो गर्दन चमक जाती है, फिर पूरा दिन ऐसे करके रहना पड़ता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि जो पठान फिल्म आई है उसमें इतना मार धाड़, खून खराबा, चाकू छुरी है और किसी को कोई असर वसर नहीं पड़ रहा है। वो गिर जा रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर वैसे वो ताज़ा ताज़ा एकदम लड़ाई कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि एक्शन फिल्म है, अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, सही बात है, एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन एक्शन फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी बन चुकी हैं इस दुनिया में। इस पठान फिल्म में एक्शन को कोरियोग्राफ करने के लिए जितना ध्यान लगा दिया गया है, उतना ध्यान या उससे थोड़ा भी कम ध्यान अगर स्टोरी पे भी लगा दिया गया होता तो फिल्म कुछ और ही होती। खैर, इस स्टोरी को लिखा है सिद्धार्थ आनंद ने और इन्होंने ही इसको डायरेक्ट भी किया है। स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन ने और डायलॉग अब्बास टायरवाला ने। अब इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म को कितना गोड़ा है और कितना हंगाया है, आइए विस्तार से बात करते हैं। तो परिवहन विभाग के लगभग सभी साधनों का इस्तेमाल करती इस फिल्म का रिव्यू हमने 6 पॉइंट्स बना करके किया है कि फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म में अलग क्या है, ये फिल्म बनाई क्यों गई, फिल्म के सवाल क्या हैं, फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा, और अंत में हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखें कि ना देखें। तो इस पूरे रिव्यू को देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन टीप दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए रिव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म में परिवहन विभाग के लगभग सारे साधन इस्तेमाल हुए हैं, जमीन पर चलने वाले से लेकर आसमान पे उड़ने वाले तक सब। लेकिन स्टोरी उतनी ही छोटी लिखी गई। कहानी ये है कि भारत द्वारा जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, जो कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, तो जब ये अनुच्छेद 370 हटाया गया तो एक पाकिस्तानी अधिकारी पर इसका एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है, जो कि बदले में भारत को बर्बादी का सबक सिखाना चाहता है, जिसके लिए वो जिम से संपर्क करता है। जिम भारत का ही एक पूर्व रॉ एजेंट है, जो कि अपने आप को भारत का सताया हुआ मानता है। उसका साथ देती है पूर्व आईएसआई एजेंट रुबाई, और इन सब के सामने अकेला अनाथ पठान ही है। बस इतना ही है इस फिल्म की कहानी, और इसी कहानी को तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाया गया है कि लगे कि बहुत दूर की कौड़ी खोजी गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बाकी इतने लोगों के सामने अकेला पठान कैसे लड़ता है, जीतता है कि नहीं जीतता है, या किस स्थिति तक पहुंचता है, ये सब जानकारी के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें इस फिल्म में अलग क्या है, तो पहली बात कि किसी विशेष धर्म या देश में खलनायक खोजने के बजाय एक ऐसा देश पेश किया गया है जहां पर आतंकवाद का कारपोरेटीकरण कर दिया गया है और भाड़े में सैनिकों की सेवाएं उच्चतम बोली लगाने वाले के लिए उपलब्ध हैं। मतलब अगर आपको आतंकवाद की बढ़िया और वीआईपी व्यवस्था चाहिए तो आप पैसा खर्च कीजिए, आतंकवाद आपके लिए हाजिर है। इसमें किसी विशेष धर्म या देश को प्रेजेंट ना करके बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरी बात कि इसमें ऐसे दुश्मन प्रेजेंट किए गए हैं जिनको मानवता के सामने लालच करने में कोई शर्म ही नहीं है। शायद इसीलिए इस फिल्म में बेशरम रंग गाना रखा गया है। अलग के नाम पर तीसरी बात यह है कि ये फिल्म बताती है कि मर्द को दर्द होता है, उसे भी पेन किलर की जरूरत पड़ती है। बस इसके अलावा इस फिल्म का गुरुत्वाकर्षण विरोधी स्टंट इस फिल्म को किसी भी फिल्म से अलग नहीं बनाता है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस तरीके की तो 50 फिल्में देखी जा चुकी हैं। वही विलन कि तुम्हारे साथ इस तरह से बुरा होने वाला है, अगर तुमको ये रोकना है तो ये करके दिखाओ। अबे वो विलन है, उसको जो करना होगा वो करेगा। वो काहे किसी को ये बताएगा कि हम ये कर रहे हैं, इसको रोकना हो तो तुम ये रिमोट छीन के दिखाओ। पागल है क्या वो? खैर, इन सब बातों के नीचे बॉलीवुड लिख दीजिए तो सारी बातों को क्षमा मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें फिल्म बनाई क्यों गई है, तो ये फिल्म ये बताने के लिए बनाई गई है कि हीरो जो होता है, नायक, वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता, जो करेगा सब अच्छा अच्छा ही करेगा। और जो नायक होता है वो पूरी दुनिया को अकेले ही बचा सकता है, या अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ है तो पूरी दुनिया से अकेले ही लड़ सकता है। इन सब बातों में तो फिल्म की मूर्खता झलकती है, लेकिन अगर अच्छे सेंस में बात करें तो फिल्म ने हर पाकिस्तानी को एक ही नजरिए से देखने से परहेज किया है। उसने ये बताया है कि वहाँ भी अच्छे और बुरे लोग हैं, सारा धान 22 पसेरी नहीं है। साथ ही फिल्म में ये बहुत बड़ी बात लगती है कि फिल्म राजनीतिक हितों और वैश्विक संकट में अंतर पैदा करती है। आइए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर।
फिल्म में छुटपुट सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिल्म सबसे बड़ा सवाल जो पैदा करती है वो ये कि मान लो अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसके बदले में क्या तुम किसी एक विशेष जाति, समुदाय या देश को खत्म करके ही मानोगे? मान लो तुम्हारी सहायता ना करने में किसी ने अपनी मूर्खता दिखाई तो तुम जानबूझकर उसको इतना प्रताड़ित करोगे या इतने बड़े पैमाने पर प्रताड़ित करोगे, ऐसा दुर्व्यवहार करोगे कि सब कुछ सर्वनाश कर दोगे? ये फिल्म का सबसे बड़ा सवाल है जो कि जॉन अब्राहम के चरित्र के साथ में आता है। दूसरा सवाल ये भी निकल कर आता है कि मान लो कोई आदमी तुम्हारे ऊपर जान न्यौछावर करता है या किसी एक देश के लिए जान न्यौछावर करता है और बदले में जब देश को कुछ देने की बारी आए तो वो देश चुप्पी मार जाए, कुछ ना करे। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है इस फिल्म के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छाई की। तो इस फिल्म में महिला पात्रों के लिए जिस तरीके का मंच तैयार किया गया है वो बहुत काबिले तारीफ है, चाहे वो डिम्पल कपाड़िया का चरित्र हो या दीपिका पादुकोण का। मतलब और फिल्मों की तरह ऐसे नहीं लगता है कि वो हीरो को प्रेजेंट करने के एक सपोर्टिंग में रखी गई हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। इनके अपने कर्तव्य हैं, अपना काम है, अपना डिसीजन है, सब कुछ एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म में शाहरुख खान ने चाहे जितनी अच्छी एक्टिंग की हो, जो कि की भी है, लेकिन जॉन अब्राहम ने इनको बहुत अच्छे से टक्कर दिया है। सलमान खान का कैमियो दर्शकों को बोनस में मिलता है। इनके बीच में संवाद थोड़ा सा कम होता तो बेहतर लगता। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपने कैरेक्टर के मुताबिक बेहतरीन काम किया है। दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के बारे में हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि शाहरुख और दीपिका की जो केमिस्ट्री थी वो फिक्स थी। इन दोनों ने चाहे जितना मेहनत किया हो लेकिन केमिस्ट्री बिल्डअप नहीं कर पाए। हाँ, हो सकता है कि इसमें लिखने वालों की भी गलती रही हो। अब बात करते हैं बुराई की। तो ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड स्कोर देने वालों को फिल्म दिखाई ही नहीं गई है। विशाल और शेखर ने मिलकर ऐसी म्यूजिक कर दी है कि मतलब कुछ देर बाद वो कानों में चुभने लगती है। थोड़ा सा सीन भी बोलता है, हमेशा म्यूजिक ही नहीं बोलती रहती है। इस बात का ध्यान थोड़ा कम दिया गया है। बाकी स्टोरी तो चिंदी थी ही, रही सही कसर पटकथा वालों ने निकाल लिया। ऐसा लगता है कि शाहरुख खान का डीएनए देख करके लिखा गया है कि हाँ, शाहरुख खान ऐसा सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं तो यही लिख दो। मतलब शाहरुख खान को शाहरुख खान बने रहने में पटकथा ने बहुत मदद किया है। अब ये हो सकता है कि पटकथा कुछ और लिखी गई हो, शाहरुख खान ने अपने हिसाब से शाहरुख खान को प्रेजेंट कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर हम पटकथा को ही दोषी मानेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि ये उस कपल के लिए लिखा गया है जो वाइल्ड हनीमून मनाने के लिए बाहर जाना चाहता था और जा ही नहीं पाया है। मतलब कोई देश बचता ही नहीं है कि जो देश ना दिखा दें। यहाँ वहाँ हर 2 मिनट पे देश बदल जा रहे हैं, हर 2 मिनट पे देश बदल जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है कहानी में। कुल मिलाकर स्क्रिप्ट बहुत औसत थी। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। बात करें इस फिल्म को देखें कि ना देखें, तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, लॉजिक, इन सब की कुर्बानी देखने में बहुत मजा लेते हैं तो ये फिल्म आपके लिए वरदान साबित होगी। बाकी अगर आप बाइकआउट करने वालों में से कोई एक हो तब तो आप फिल्म जरूर देखिए कि आप काहे चिल्लाए पड़े थे कि बाइकआउट बाइकआउट। कुछ भी बाइकआउट कर देंगे क्या? अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो 1 टाइम वॉच है। अगर मन करे तो जाकर के देख आइए, नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये प्राइम पर आ ही जाएगी। बाकी अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।